वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे यहाँ पे सेंट्रल रेलवे द्वारा कंडक्ट किया हुआ एग्ज़ाम फॉर द पोस्ट ADEE, दैट इज असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, LDC 30% ग्रुप बी सिलेक्शन। एग्ज़ाम कंडक्शन डेट इज़ 5th June 2021 फॉर टोटल मार्क्स 100 एंड टाइम अलाउड 2 hours। तो अभी स्क्रीन पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखा हुआ है, ABCD चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो 30 क्वेश्चंस हैं वो कंपलसरी हैं एस्टेब्लिशमेंट एंड फाइनेंशियल रूल्स के। पार्ट बी जो है टेक्निकल सब्जेक्ट रहेगा, ऑल 40 क्वेश्चंस कंपलसरी है। पार्ट सी GK एंड राजभाषा क्वेश्चन 71 to 110 है, ओके। सो इसमें आते हैं सबसे पहले पार्ट ए में। देखिए हैंड रिटन लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। तो इसमें पूछा जाता है प्रेजेंट पे स्केल्स ऑफ रेलवे सर्वेंट्स आर नोटिफाइड एज पर रिकमेंडेशंस ऑफ व्हाट 4th 5th 6th एंड 7th। तो 7th पे कमीशन, 7th 6th 7th CPC इज द राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज 7th पे कमीशन। नॉर्मल इंक्रीमेंट इज अलाउड आफ्टर। तो नॉर्मल इंक्रीमेंट जो मिलता है वह कब मिलता है? जनरली आफ्टर 1 year, ओके। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFA? तो PFA का फुल फॉर्म पूछा गया है यहाँ पे। तो PFA इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट चेक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है टेस्ट चेक का ऑब्जेक्ट क्या है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट ऑफ टेस्ट चेक क्या है। तो बेसिकली जो टेस्ट चेक होता है, टेस्ट चेकिंग में जो प्रोसेस होती है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड चेकिंग ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हम कुछ ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ द एंट्रीज चेक्ड आर फाउंड टू बी द करेक्ट, देन द ऑडिटर यह एज्यूम करता है कि रिमेनिंग एंट्रीज विल ऑल्सो बी करेक्ट, ओके। सो यहाँ से जो है तो अरिथमेटिक एक्यूरेसी जो होती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वह जो है तो चेक हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे ऑप्शंस में लिखा है फैक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल व्हाट द स्टाफ हैज़ डन, ठीक है, नॉट रेलेवेंट। टू इनकलकेट डिसिप्लिन एमंग स्टाफ सो दैट दे डू नॉट टेक द वर्क कैजुअली, और चेक ऑफ अरिथमेटिक एक्यूरेसी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए जो है तो यहाँ पे टेस्ट चेक या टेस्ट चेकिंग की प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता है, ओके। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, कैशिंग ऑफ गारंटी बॉन्ड्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ओके। तो अगर हम बात करें यहाँ पे गारंटी बॉन्ड की, तो गारंटी बॉन्ड्स दैट इज ऑफर्ड बाय द बैंक्स टू रेलवे फॉर अर्नेस्ट मनी, ओके। सो द गारंटी बॉन्ड्स ऑफर्ड बाय द बैंक्स टू रेलवे फॉर अर्नेस्ट मनी, that means and this is a cashing of this guarantee bond is the responsibility of account officer, okay। So option number A is the right answer, that is account officer, okay। इसके अलावा ये जो एक बार आप इसको पढ़ के जाइएगा, गारंटी बॉन्ड, सिक्योरिटी डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी, जब भी पेपर देने जाए तो इनके बारे में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। द अटेंडेंस इज रिकॉर्डेड इन द गेट अटेंडेंस कार्ड at the time of at the time office, okay। so option number B is the right answer, कि जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, इन द गेट अटेंडेंस कार्ड पे वह एट द टाइम ऑफिस होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इज जज्ड थ्रू। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, जिसका फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस जज होगा उसके बैलेंस शीट से। किससे होगा? बैलेंस शीट। तो बेसिकली अ बैलेंस शीट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि उस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के असेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं, और साथ में शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी है। तो इन सब के बारे में वो पूरा जो ब्यौरा है वह बैलेंस शीट आपका प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ क्लियर कट स्नैपशॉट ऑफ कंपनीज फाइनेंशियस। ठीक है, कि उसमें उसका खुद का कितना रुपया है और उसने कितना रुपया दूसरों से उधार लिया हुआ है। ठीक है, तो इस केस में वह सब कुछ बता देता है। ठीक है, एज ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन, जो भी बैलेंस शीट का डेट ऑफ पब्लिकेशन है उस तारीख तक का उसमें अपना कितना लगाया है और कितना दूसरों से लिया है। ठीक है, इन सब का पूरा ब्यौरा जो होता है उसमें होता है। तो वह एक तरह से उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को बताता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। द डॉक्यूमेंट विच इज द अथॉरिटी फॉर द शॉप्स टू अंडरटेक मैन्युफैक्चर ऑफ कंपोनेंट इज रूट कॉर्ड, जॉब कॉर्ड, मटेरियल टैग और स्क्रॉल शीट। So the documents which is the authority for the shops to undertake manufacturer of component is called a root card. Okay, and this root card is always accompanies with the job throughout all operation. ठीक है, and this indicates the material used during manufacturing and their progress from one operation to another. इसके अलावा जो भी स्क्रैप हो गया और जो भी गुड वर्क प्रोड्यूस हुआ उन सबको भी रिकॉर्ड किया जाता है रूट कार्ड में। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो रूट शीट और रूट कार्ड जो होता है उसमें जितना भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस होते हैं जितने भी, तो वो पूरे सीक्वेंस में रहते हैं। ठीक है, हर एक ऑपरेशंस कौन सा ऑपरेशन किस सीक्वेंस में हुआ उन सब का ब्यौरा जो है तो दर्ज किया जाता है। ठीक है, and it also indicates the department in which the operation is to be done and the part will go for the next operation। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है, जैसे पार्ट नेम हो गया, पार्ट नंबर हो गया, प्रोडक्ट नंबर हो गया, पूरा जो है इसके अलावा कौन सा मटेरियल है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, मटेरियल स्पेक, और कौन से कटिंग टूल्स, जिग्स, फिक्चर्स फिक्चर्स का यूज़ किया गया, कौन कौन से ऑपरेशंस हैं, ये सब सीक्वेंस में जो है तो उस रूट कार्ड में दर्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पूछा जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड एट। तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री अगर बात करें तो मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? दैट इज इन रायबरेली। ठीक है, ये सभी को पता है आपको, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है कहाँ पे है? रायबरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इसके अलावा आपने एमआरसीएफ का नाम अभी चल रहा है, काफ़ी सुना होगा, दैट इज मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर। ठीक है, तो इसके बारे में भी जाने रहिए। एमआरसीएफ दैट इज मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री लातूर, महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये भी सेंट्रल रेलवे के अंडर में आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ग्रुप डी कैंडिडेट्स। तो ग्रुप डी कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस है दैट इज 10th पास। नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन हाउस बिल्डिंग एडवांस अप टू 5 लाख इज। सो अगर प्रेजेंट रेट की बात करें तो इस केस में जो हाउस बिल्डिंग एडवांस है फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज दैट विल बी a 7.1% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, जो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो इस केस में अभी अगर रेलेवेंट है यह क्वेश्चन तो इसका आंसर कितना होगा, दैट इज 7.1%। ठीक है, 7.1% इज द हाउस बिल्डिंग एडवांस। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द टोटल सर्विस रिक्वायर्ड फॉर फाइनल विड्रॉल फ्रॉम पीएफ अकाउंट फॉर रिपेयरिंग ऑफ हाउस। तो इस केस में जो टोटल सर्विस रिक्वायर्ड है दैट इज 10 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दैट इज 10 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मिनिमम HRA पेड इन रेलवे एज पर 7th CPC इज। तो जो मिनिमम HRA पेड होता है इस केस में फॉर इन द रेलवे एज पर 7th CPC इज 1800। ओके, 1800 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैक्सिमम DCRG एज पर 7th CPC। तो डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी दैट इज मैक्सिमम DCRG एज पर 7th CPC इट इज 20 लाख। इट इज 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पास। सो maximum 2 numbers of dependent can be included in privilege pass. So option number A is the right answer. Next question पे आते हैं, how many days in advance can a privilege pass of next year be issued? So how many days in advance can a privilege pass of next year be issued? So it will be a maximum for 60 days. So इसका आंसर हो गया 60 डेज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव विल बी द आंसर और 60 डेज द राइट आंसर। ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एवरेजिंग पीरियड फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग ओवर टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस स्टाफ। तो इस केस में जो एवरेजिंग पीरियड होता है दैट इज बाई वीकली। कैसा होता है, बाई वीकली। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज बाई वीकली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंडर हाउ मेनी क्लासेस HOER हैज बीन क्लासिफाइड। तो HOER जो है आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन। ठीक है, तो बेसिकली यह 4 क्लासेस में जो है तो कैटेगराइज करता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी जो है वह काफ़ी इंटेंसिव नेचर का है, इंटेंसिव नेचर। दूसरा कॉन्टीन्यूअस है। तीसरा एजेंशियल इंटरमिटेंट है। और चौथा एक्सक्लूडेड कैटेगरी। सो 4 क्लासेस में यह डिवाइड करता है। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द ऑनलाइन ग्रीवांसेस रेड्रेशल मशीनरी फॉर रेलवे दैट इज निवारण। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द रेलवे डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट्स द ऑडिट ऑफ रेलवे एक्टिविटी। ठीक है, तो बेसिकली रेलवे का जो ऑडिट होता है उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है तो कोऑर्डिनेट करता है विद द कैग। ठीक है, जो भी डिप्टी कैग इज द हेड ऑफ द
ऑडिट डिपार्टमेंट इन द रेलवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। व्हाट इज द अपर एज रिलैक्सेशन गिवन टू SC ST PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। ठीक है, तो अपर एज रिलैक्सेशन गिवन टू SC ST PWBD कैंडिडेट्स के लिए जो है तो वह कितना है 15 ईयर्स। कितना है यहाँ पे 15 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अपर एज रिलैक्सेशन होता है अगर SC ST कैंडिडेट्स है तो वह बेसिकली 5 ईयर ऑफ एज कंसेशंस जो है तो उसको मिलता है। ठीक है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। और जो OBC होता है उसको 3 ईयर्स का जो है तो कंसेशन मिलता है। ठीक है, अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ है तो इस केस में जो एज रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, वह कैसे मिलता है 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन उसको मिलता है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द अपर एज रिलैक्सेशन गिवन टू SC ST PWD कैंडिडेट्स। ठीक है, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन जो है तो उसको मिलता है केवल पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। ठीक है, और SC ST हो गया तो 5 साल का वो रिलैक्सेशन हो गया। तो इस तरह से जो है टोटल अगर SC ST PWBD कैंडिडेट्स है तो उसको टोटल 15 ईयर का एज रिलैक्सेशन इस केस में मिलेगा। ठीक है, इन सिमिलर अगर वह OBC कैंडिडेट्स है तो इस केस में उसको जो है तो 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के केस में मिलेगा। ठीक है, इस केस में जो अपर एज लिमिट होगी दैट शैल बी अलाउड टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज दैट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंडनेस और लो विजन, डीफ और हार्ड ऑफ हियरिंग और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है। ठीक है, जिसमें सेरिब्रल पैल्सी हो गया, लेप्रोसी हो गया, इस टाइप का डवार्फिज्म हो गया, ऑटिज्म हो गया, इस टाइप का अगर कुछ प्रॉब्लम है या गहरा कोई डिसेबिलिटीज़ है तो इस केस में जो है तो उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रॉस एनुअल इनकम टू गेन बेनिफिट अंडर रिजर्वेशन फॉर EWS इन सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे बिलो 8 लाख। ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनके लिए जो ग्रॉस एनुअल इनकम है वह बिलो 8 लाख है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इफ एन एम्प्लॉय इज आउट ऑफ हिज हेडक्वार्टर फॉर 10 आवर्स। तो जैसा कि आपको पता है अप टू 6 आवर 30% रहता है, फिर इसके बाद 6 to 12 आवर्स होता है वो 70% होता है, और इसके बाद बियॉन्ड 12 आवर्स होता है, ठीक है, फॉर द इंटायर डे दैट इज 100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गैजेटेड ऑफिसर इज मेंटेन्ड बाय। तो जो SR दैट इज सर्विस रिकॉर्ड और जो गैजेटेड ऑफिसर्स को होते हैं उसको मेंटेन कौन करता है, अकाउंट डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गैजेटेड ऑफिसर्स, ठीक है, आर मेंटेन्ड बाय अकाउंट ऑफिसर्स हु डिस्पर्स देयर पे, or if gazetted officers proceeds on leave, deputation or foreign service by the account officers who disperse pay but for the leave, deputation or foreign service. Okay, so account department is the right answer. Next question is how many days leave is granted as a maternity leave? So 180 days is the right answer. Option number A. Next है total HLAP credited for 6 months working. तो 6 मंथ वर्किंग के लिए जो LHAP होता है वह कितना होता है 10 डेज होता है, और नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है फिर 10 डेज। तो ओवरऑल जो ईयर में एच एल ए पी या LHAP मिलता है वह 20 डेज का मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है DA को पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा तो करंट पूछा जाएगा। ठीक है,
तो इस केस में देखिएगा यहाँ पे अभी जो भी डीए का प्रेजेंस है उस हिसाब से एज पर पेपर तैयार करके जाइएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी एम ए सी पी इज अलाउड इन इंटायर सर्विस। तो टोटल 3 MACP जो है तो इंटायर सर्विस में मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ हाफ सेट पीटीओ इज। तो इस केस में जो हाफ सेट पीटीओ है उसका वैलिडिटी कितना होता है 5 मंथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 5 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द ट्रेनिंग ऑफ इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स इज हेल्ड। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उनका जो ट्रेनिंग होता है वह जमालपुर में होता है। ठीक है, IRSME, दैट इज इन जमालपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कलर कोड ऑफ MR मेन कॉक इन EMU, दैट इज इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स। तो इसके लिए जो कलर कोड होता है मेन रिजर्वायर का, मेन कॉक, दैट इज वाइट होता है। कैसा होता है? वाइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेजिंग टाइम ऑफ पेंटोग्राफ इन EMU इज। तो जो इसका रेजिंग टाइम होता है पेंटोग्राफ का वह कितना होता है? 6 से 10 सेकेंड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज 6 to 10 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ लेड एसिड बैटरी। सो ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज H2SO4 यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो जब भी ये फुल चार्ज हो जाता है तो इस केस में दैट इज मीन्स 100% चार्ज हो जाता है, तो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह 1.28 हो जाती है। ठीक है, और जब वह डिस्चार्ज होता है तो इस केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 1.13 रहती है। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेविटी जो है 25% चार्ज होने पे 1.19, 50% चार्ज पे 1.22। ठीक है, इस तरह से ग्रेविटी जो है कंटिन्यूअस क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो चार्जिंग के साथ जो है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है? बढ़ती जाती है। सो इंक्रीजेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर इज डिफाइंड एज। तो यहाँ पे सिंपल पावर की डेफिनेशन पूछा गया है। तो पावर इज नथिंग बट अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज द राइट आंसर। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नथिंग बट एनर्जी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेटर। तो जनरेटर बेसिकली सबको पता है आपको, इज इक्वल टू माइनस NdΦ/dt प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो इट कन्वर्ट्स व्हाट मैकेनिकल एनर्जी को जो है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो बेसिकली जब भी कोई कंडक्टर है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसमें चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इस केस में वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और यहीं पे लेंज लॉ अप्लाई होता है, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कि जो भी वोल्टेज या EMF प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, वह क्या करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। ठीक है, दैट इज लेंज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर एनर्जी इज यूज्ड फॉर लाइटिंग, कुकिंग, बैटरी चार्जिंग, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑल ऑफ दिस द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है डायोड अलाउज अ फ्लो ऑफ करंट। तो डायोड आपको पता है, डायोड इज अ यूनिलेटरल डिवाइस। ठीक है, यह क्या करता है? बेसिकली इसमें जो करंट का फ्लो होता है फ्रॉम P to N होता है। ठीक है, PN डायोड आपने सुना होगा। ठीक है, तो केवल एक डायरेक्शन में ही करंट का फ्लो होता है। ठीक है, सो P to N ओनली, तो इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच आर द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, सोलर। सोलर इज द राइट आंसर फॉर रिन्यूएबल गैस, रिन्यूएबल सोर्स। नेक्स्ट है द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग इज गवर्न्ड बाय। तो जो अर्थिंग के लिए जो कोड है, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर अर्थिंग इज
IS3043। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If a DG set starts but stop after some time, the probable cause may be air in fuel, fuel line choke, fuel filter choke, all of the above। So all of the above is the right answer। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर all of the above ही होता है जनरली। ठीक है, कभी भी अगर डीजी सेट जो है स्टार्ट हुआ और बीच में स्टॉप हो गया थोड़ी देर बाद, तो ये तीन पॉसिबल कॉज जो है तो इसके पीछे हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है MSEDCL। ठीक है, दैट इज महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। सो सी फॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, इल्यूमिनेशन ऑफ 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर का डेफिनीशन क्या हुआ, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें यहाँ पे इल्यूमिनेशन की, ठीक है, तो इल्यूमिनेशन का जो यूनिट होता है दैट इज, ठीक है, इल्यूमिनेशन को हम मेजर करते हैं लक्स से। ठीक है, तो 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर इज नथिंग बट अ लक्स। सो लक्स इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन को मेजर करते हैं लक्स से। इसके अलावा अगर ल्यूमिनस इंटेंसिटी पूछता है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं कैंडेला से। और ल्यूमिनेंस अगर पूछता है तो ल्यूमिनेंस को मेजर करते हैं कैंडेला पर स्क्वायर मीटर से। ठीक है, और लाइट को ल्यूमेन आवर से, और ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन से। ठीक है, तो इस तरह से जो है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर पूछता है, ठीक है, दैट मीन्स ज्योति तीव्रता, तो उसको हम कैंडेला से मेजर करते हैं। ठीक है, और ल्यूमिनेंस को कैंडेला पर स्क्वायर मीटर से। ओके, कैपेसिटी ऑफ MCP इन WAG9 लोको। तो जो मेन कंप्रेसर होता है MCP, दैट इज मेन कंप्रेसर की कैपेसिटी WAG9 लोको के लिए कितनी होती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 43 है। तो जो मेन कंप्रेसर की जो कैपेसिटी होती है फॉर WAG9 लोको, दैट इज 1750 LPM। 1750 LPM। ठीक है, 1750 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। KVA rating of IGBT based auxiliary converter, that is insulated gate bipolar junction transistor based auxiliary converter in 3-phase loco। तो इसके लिए जो IGBT बेस्ड ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, ठीक है, तो उसका जो KVA रेटिंग होता है वह 130 kV होता है। 3 फेज है तो 3/130 kVA इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है ऑक्सिलरी कंप्रेसर इज प्रोवाइडेड इन विच कोच। तो बेसिकली ऑक्सिलरी कंप्रेसर, ठीक है, और बेबी कंप्रेसर जिसको बोले अगर हम, ठीक है, तो यह बेसिकली जो है तो मोटर कोच, ड्राइवर साइड मोटर कोच में प्रोवाइड होता है। ठीक है, सो ड्राइवर साइड मोटर कोच इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, auxiliary compressor is provided in driver side motor coach। number of air compressor work simultaneously in, यहाँ पे थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एयर कंप्रेसर्स वर्क साइमल्टेनियसली इन BT रेक कंपल्सरी। यहाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है मेरे को, कंपल्सरी IGBT रेक लिखा है या प्लीज़ इसका आंसर जो है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पूछा जा रहा है द क्वेश्चन बोर्ड दैट शुड बी डिस्प्लेड ऑन हाइट गेज इज।
तो बेसिकली हाइट गेज जो है तो उसको लगाया जाता है कहाँ पे, एलसी गेट जो होता है, लेवल क्रॉसिंग गेट होता है, वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है। और जो कॉशन बोर्ड डिस्प्ले होता है ऑन हाइट गेज, उसको हम बोलते हैं डेंजर बोर्ड। क्या बोलते हैं? डेंजर बोर्ड। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज डेंजर बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। अ न्यूट्रल सेक्शन इज प्रोवाइडेड इन OHE बिटवीन टू 25 किलोवोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रैक्शन सब स्टेशंस ड्यू टू। तो न्यूट्रल जोन की अगर बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बेसिकली जो न्यूट्रल जोन होता है, तो न्यूट्रल जोन का ऑब्जेक्टिव होता है जो, वह क्या होता है? न्यूट्रल जोन जो होता है बेसिकली, वह क्या करता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द जोन्स विच फेड बाय द एडजेसेंट सबस्टेशन ऑफ डिफरेंट फेज। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। तो इस ये जो है तो फेज को जो है तो अलग करने के लिए है ना, जो है सेपरेट करने के लिए, टू सेपरेट द जोन्स। ठीक है। इसके लिए जो है तो न्यूट्रल सेक्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 पे आएंगे यहाँ पे। इन AC ट्रैक्शन मैक्सिमम टेंशन लेंथ में बी परमिसिबल इन यार्ड। तो AC ट्रैक्शन में जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ है वह जनरली कितनी होती है? दैट इज़ वह 1500 मीटर होती है जनरली। AC ट्रैक्शन में मैक्सिमम टेंशन लेंथ वह कितनी होती है? AC ट्रैक्शन में मैक्सिमम टेंशन लेंथ जो होती है वह 1500 मीटर होती है, बट इट मे बी परमिसिबल इन यार्ड अप टू 2000 मीटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, droppers are used for leveling the contact wire to maintain stagger, reduce the sag in catenary wire, none of the above। तो जो ड्रॉपर्स है बेसिकली इसका यूज किया जाता है टू लेवलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज लेवलिंग द कॉन्टैक्ट वायर। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ AC कैटेनरी वायर इज। तो AC कैटेनरी वायर में जो मटेरियल है वह कौन सा यूज़ किया जाता है? वह यूज़ किया जाता है कैडमियम कॉपर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज कैडमियम कॉपर। और अनील्ड कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर, ब्रोंज, तो कैडमियम कॉपर जो है तो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विथ रिस्पेक्ट टू पेंटोग्राफ एक्सिस। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विथ रिस्पेक्ट टू पेंटोग्राफ एक्सिस, तो इसको हम बोलते हैं क्या? स्टैगर। क्या बोलते हैं? स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट इज स्टैगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बेसिकली दैट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू एक्सीलरेशन। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल सुना होगा आपने। व्हेन टेम्परेचर, ठीक है, when temperature increases then length of conductors। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ क्या होगा? लेंथ ऑफ कंडक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटेड OHE इज सुटेबल फॉर द स्पीड। तो रेगुलेटेड OHE जो होता है वह बेसिकली अबव 100 kmph स्पीड के लिए सुटेबल होता है, और जो अनरेगुलेटेड OHE है वह लेस देन 100 kmph स्पीड के लिए सुटेबल है। नेक्स्ट है, पोस्ट इंसुलेटर इज ऑल्सो नोन एज टाई रॉड इंसुलेटर, 9 टन इंसुलेटर, सेक्शन इंसुलेटर और पेडेस्टल इंसुलेटर। तो पोस्ट इंसुलेटर को हम और क्या बोलते हैं? पेडेस्टल इंसुलेटर। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज पेडेस्टल इंसुलेटर। नेक्स्ट है, इन 25 किलोवोल्ट AC ट्रैक्शन सस्पेंशन इंसुलेटर इज यूज टू सपोर्ट कैटेनरी वायर, कॉन्टैक्ट वायर, रिटर्न कंडक्टर और क्रॉस स्पैन वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? रिटर्न कंडक्टर। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, दैट इज रिटर्न कंडक्टर। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, फुल फॉर्म ऑफ वीपीआई पूछा जा रहा है। तो वीपीआई वेरिएबल प्रेशर इन और वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन, वैक्यूम पार्ट इंसुलेशन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा वैक्यूम प्रेशर इम्प्रेगनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग लैम्प विल ग्लो ड्यूरिंग द ट्रेन पार्टिंग। तो ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग जो है बेसिकली जो फ्लैशर लाइट ऑन होती है दैट इज LSAF। ठीक है, तो LSAF जो है वह क्या होगा, ग्लो करेगा। इसके अलावा जो साथ में जो AFI होगा वह शूट अप करेगा। ठीक है, तो एयर फ्लो इंडिकेटर शूट अप करेगा, ऊपर की ओर भागेगा, और LSAF जो होगा लैंप वो ग्लो करेगा। ठीक है, तो इससे लोको पायलट को जो है तो पता लग जाता है कि बहुत लीकेज हो रहा है रेक में या ट्रेन पार्टिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन लोको इन्वर्टर कन्वर्ट AC टू DC, DC टू AC, DC टू DC एंड AC टू DC, AC टू AC। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो में हमने टोटल 60 क्वेश्चंस को देखे। 60 नंबर क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें, या फिर इसका आंसर मैं अगली वीडियोस में बताऊंगा जब भी हम जो है तो इसके नेक्स्ट पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। तो वीडियोस काफ़ी लंबा हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।